हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज डेली न्यूज एनालिसिस बाय माई सेल्फ रूपक। यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड असम ट्रिब्यून जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से डेली करंट अफेयर एनालिसिस। दिस इज फॉर 28 सितंबर 2022। यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे हैं 20 सितंबर के लिए। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ फॉर आवर डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण, जो आपको मिल जाएगा बाय विजिटिंग आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationis.org। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लिंक, आप मोर ओवर अवेल कर सकते हो हमारा फाउंडेशन कोर्स बोथ इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड। अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हो मेरे साथ फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे दिए गए नंबर पे। इसके अलावा आपको मिल जाएंगे करंटली जो चल रहे कोर्सेस, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, पीएसआईआर के लिए ऑप्शनल क्लासेस चल रहे हैं एंड जनरल साइंस फॉर इंडियन पॉलिटी आप सैटेलाइट कोर्स भी अवेल कर सकते हो। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आज का जो न्यूज़ है हम बात करते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे एक न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, दुनिया का सबसे पहला क्लोन आर्कटिक वोल्फ यहाँ पे रिलीज किया है चाइना ने। आप देख सकते हो दुनिया भर के न्यूज़ आउटलेट्स इसको कवर कर रहे हैं। साइंटिस्ट इन चाइना क्रिएट वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ, जिसका नाम रखा गया है माया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना साइंस, यहाँ से भी इन्होंने कहा है वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ डेब्यूटेड वीडियो। अब यहाँ पे ये एक वीडियो रिलीज करते हैं, सो इसका नाम रखा जाता है माया। एंड जानेंगे इसके बारे में बेसिकली क्या होता है क्लोनिंग मैकेनिज्म, क्लोनिंग टेक्निक क्या होती है एंड बेसिकली क्या है ये। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए सबसे पहले आपको जो न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे एक वोल्फ बनाया गया है, क्लोन्ड वोल्फ बनाया गया है चाइना के द्वारा। एंड यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने एक स्किन सैंपल लिया फीमेल आर्कटिक वोल्फ से एंड इसको ऊसाइट ऑब्टेन किया गया एक डॉग से एंड दोनों को मिलाकर यहाँ पे एक क्लोन्ड एनिमल बनाया गया। अब यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेल लिया गया, फिर वहाँ से एक डॉग से ऊसाइट लिया गया, फिर उनको मर्ज किया गया, करने के बाद एक वोल्फ बना। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है। मैं आपको यहाँ पे इसको एक डायग्राम के ज़रिए बताता हूँ। बेसिकली ये जो क्लोनिंग टेक्निक है इसको कहा जाता है सोमाटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। सोमाटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में होता क्या है, देखिए सोमाटिक सेल सबसे पहले तो आप समझिए, सोमाटिक सेल का मतलब होता है जो आपके बॉडी सेल है। हमारे बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं गैमेटिक सेल, एक होता है सोमाटिक सेल। जो आपका गैमेटिक सेल है ना, स्पर्म एंड ओवम को हम गैमेटिक सेल कहते हैं। इसको छोड़ के बाकी जितने सारे सेल हैं आपके स्किन में, आपकी लीवर में, किडनी, जितने सारे सेल हैं सब सोमाटिक सेल होते हैं। अब यहाँ पर सोमाटिक सेल को लिया जाता है एंड इस टेक्निक को कहा जाता है सोमाटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। बेसिकली होता क्या है, देखिए यहाँ पे एक तो एक सेल होती है, एक होता है सोमाटिक सेल। मान लीजिए लीवर का सेल है से फॉर एग्जांपल। अब हम क्या करते हैं इस टेक्निक में, जो एक सेल है यहाँ से न्यूक्लियस को निकाल देते हैं, जो एग है इसका न्यूक्लियस को निकाल देते हैं। क्या मिला आपको, सिर्फ एक सेल मिला विदाउट न्यूक्लियस। अब ये जो एक सेल है ना, यहाँ पे ये लिया गया है एक डॉग से। इन दिस केस, इन केस ऑफ दिस क्लोनिंग वाइल्ड, जो हमारा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्कटिक वोल्फ के बारे में। सो एक सेल ये लिया गया है डॉग से, एक दूसरे प्रजाति से। क्यों डॉग, क्योंकि वो जेनेटिक सिमिलैरिटी शेयर करती है वोल्फ के साथ, सिंपल रीज़न है। तो यहाँ पे एक डॉग से एक सेल लिया जाता है, उससे न्यूक्लियस को निकाल देते हैं। क्या बचा, सिर्फ सेल बचा विदाउट न्यूक्लियस। सोमाटिक सेल लिया गया है एक वोल्फ से ही और उससे जो न्यूक्लियस है इसको भी रिमूव कर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जो एक सेल है इसमें हम इस न्यूक्लियस को डाल देंगे। मतलब एक सेल कहाँ से आया, डॉग से आया, न्यूक्लियस कहाँ से आया, वोल्फ से आया। तो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सोमाटिक सेल है वो अलग स्पीशीज से आया है, लेकिन जो न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो वोल्फ से ही आया हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे एक सेल बनता है और इसी सेल को हम मल्टीप्लाई कराते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लोन। क्लोन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपीज। तो यहाँ पे हम आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं एंड यहाँ से डेवलप होता है एक जाइगोट, फिर वो फुल फ्लेजेड एक इंडिविजुअल में डेवलप होता है। दिस इज अ सिंपल टेक्निक ऑफ सोमाटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। एक गैमेटिक सेल होता है, एक सोमाटिक सेल होता है। हम गैमेटिक सेल में सोमाटिक सेल का न्यूक्लियस जो है इसको हम इंसर्ट करते हैं। दैट इज सिंपल टेक्निक। देखिए यहाँ पे अब यही किया गया है, एक डोनर सेल लिया गया वोल्फ का जो सोमाटिक सेल है, जो स्किन से लिया गया। मैंने बताया आपको सोमाटिक सेल क्या होता है,
स्पर्म एंड ओवम को छोड़ के बाकी सारे सेल सोमेटिक सेल होते हैं। तो स्किन से लिया गया है और एक oocyte मतलब एक एग लिया गया है डॉग से। अब यहाँ पे हुआ क्या, डॉग का जो एग सेल है यहाँ पे हमने न्यूक्लियस फ्रॉम वोल्फ इसको ट्रांसफर किया, इसको ग्रो किया। द क्लोनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ 137 एम्ब्रायोज जिनको oocyte एंड जो दो हमारे अलग अलग oocyte एंड सोमेटिक सेल है इनको मर्ज करके बनाया गया। 85 एम्ब्रायोज वर ट्रांसफर टू दी यूटेरा ऑफ 7 बीगल, एक डॉग स्पीशीज है बीगल, अलग अलग बीगल्स में इनको ट्रांसफर किया गया। बेसिकली ये एक सरोगेसी टेक्निक है। आप इस एम्ब्रायो को जो आप बना रहे हो यहाँ पे, इसको आप किसी सरोगेट मदर के बॉडी में डाल दोगे। तो यहाँ पे सरोगेट मदर कौन है, बीगल है, एक डॉग स्पीशीज है। द बीगल वाज चोजन एज अ सरोगेट मदर सिंस द डॉग ब्रीड इज फाउंड टू शेयर जेनेटिक एंसेस्ट्री विद द एंशिएंट वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जेनेटिक जो कंटेंट है इनका सिमिलैरिटीज है, इसीलिए इसको रखा गया है। क्लोनिंग प्रोसेस क्या है, लाइक मैंने बताया, क्लोनिंग का लिटरल मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस अ रेप्लिका, टू प्रोड्यूस अ क्लोन, आइडेंटिकल कॉपी। सो इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका ऑफ जीन, सेल, टिश्यू, इवन होल ऑर्गेनिज्म। से मान लीजिए अगर आपको मैंने एक जीन दिया है, अब इसका आप एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी बना रहे हो, तो मैं कहूँगा ये जीन क्लोनिंग है। आपको मैंने एक सेल दिया है, आप इसका आइडेंटिकल कॉपी बना रहे हो, तो इसको मैं कहूँगा सेल क्लोनिंग है। सिमिलरली टिश्यू क्लोनिंग एंड देन होल ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। आर्टिफिशियली सबसे पहला जो क्लोन है ये बनाया गया था एक शिप के लिए 1996 में, एक बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट। उस शिप का नाम रखा गया था डॉली। सो जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हो, सबसे पहला दुनिया का जो क्लोन्ड एनिमल है उसका नाम है डॉली और वो एक शिप स्पीशीज है। अब देखिए क्लोनिंग जो है ना, इसको हम बेसिकली दो मेथड से करते हैं, एक होता है नेचुरल मेथड, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, ये आपका आर्टिफिशियल मेथड है, जहाँ पे हम आर्टिफिशियली इसको लेबोरेटरी कंडीशन में करवा रहे हैं। इसको हम इन वीवो कंडीशन कहते हैं। ये इन विट्रो भी होता है, ये नेचुरली भी होता है। जब आप देखते हो ट्विंस के बारे में, आप देखते हो मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस, आप देखते हो कुछ ट्विंस होते हैं जो एकदम डिट्टो आइडेंटिकल होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हम कहते हैं। ये भी एक क्लोनिंग ही है, आइडेंटिकल कॉपीज ही प्रोड्यूस होता है, वो नेचुरली होता है। दूसरा जो है आर्टिफिशियल जो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, अब ये इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। दिस आर द टू नेचुरली जो जनरली मेथड हम यूज़ करते हैं क्लोनिंग के लिए। अब टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें, दो तरह का क्लोनिंग होता है, एक होता है थेराप्यूटिक क्लोनिंग, एक होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। अभी यहाँ पे जो न्यूज़ है, दिस इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, रिप्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ थेराप्यूटिक क्लोनिंग जो क्लोनिंग है ये करते हैं हम मेडिकल साइंस में। से फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियली हम लीवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि लीवर से हम कुछ सेल कलेक्ट करते हैं एंड उन सेल को हम ग्रो कराते हैं, उनका आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक टिश्यू बना रहे हैं एंड इवेंचुअली इससे एक ऑर्गन प्रोड्यूस होगा, इसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एनिमल क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर थेराप्यूटिक जो क्लोनिंग है बेसिकली। अब अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो क्लोनिंग करते हैं ना, इसमें हम यूज़ करते हैं सर्टेन टाइप ऑफ सेल जिनको हम कहते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड तरह के सेल्स होते हैं एंड बेसिकली इनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स, इनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल क्या है, देखिए स्टेम सेल जो है ना, ये कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं। क्यों ये स्पेशल है, क्योंकि ये सेम टाइप के सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये इनको मदर सेल भी कहते हैं। अब देखिए स्टेम सेल का मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका बोन मैरो हो गया, बोन मैरो में आपके कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो आपका ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। अब आपको पता है आपके ब्लड में अलग अलग तरह के सेल है, आपको वाइट ब्लड सेल मिल जाएंगे, आपको रेड ब्लड सेल मिल जाएंगे। फिर वाइट ब्लड सेल में आपको ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, तो ये सारे चीज़ें आपको मिल जाते हैं। तो अलग अलग वाइट ब्लड सेल आपको मिलते हैं। तो कहने का मतलब है एक सिंगल सेल है, ये आपके अलग अलग तरह के सेल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस सिंगल सेल जो कैपेबल है अलग अलग सेल को प्रोड्यूस करने के लिए, इन सेल को हम कहते हैं स्टेम सेल। तो यहाँ पे क्लोनिंग के लिए हम स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल से आप किडनी का सेल बना सकते हो, लीवर, अब हार्ट, लंग, सारे अलग अलग सेल्स बना सकते हो। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टेम सेल का। अब आफ्टर दिस यहाँ पे बेसिकली क्लोनिंग का जो सिग्निफिकेंस है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने वही किया है, एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग टेक्निक का यूज़ किया है, जहाँ पे हमने आर्टिफिशियली
यूजिंग सोमाटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर हमने एक आर्कटिक वोल्फ को क्रिएट किया है एंड ये दुनिया का सबसे पहला आर्कटिक वोल्फ है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या देखिए, जो क्लोनिंग टेक्निक है ओवरऑल इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एक तो यहाँ पे स्टेम सेल फैक्ट्रीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जो क्लोन्ड एनिमल है ये आपके स्टेम सेल से प्रोड्यूस किया गया है, तो उसके बॉडी में आपको एक होल बंच ऑफ स्टेम सेल्स मिल जाएंगे जो आप फ्यूचर स्टडीज के लिए, फ्यूचर एक्सपेरिमेंट के लिए आप इनको यूज कर सकते हो। इससे आप म्यूटेशन स्टडी कर सकते हो, जेनेटिक लेवल पर हाई क्वांटिटी ऑफ मीट मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हो। अब यू कैन प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स जो ज़्यादा आपको मिल्क प्रोवाइड कर सके या ज़्यादा आपको मीट प्रोवाइड कर सके। कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, जैसे कि अब करंट एग्जांपल में वुल्फ जो है, आर्कटिक वुल्फ, बेसिकली ये कनाडा में मिलता है, पाया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में, एंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड इवेंचुअली जो लैंडस्केप चेंजेस हो रहे हैं इसके चलते इनका नंबर जो रिसेंट पीरियड में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। सो इनको बचाने के लिए एक तरीका ये है कि स्टेम से जो हमारा सोमाटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर है, क्लोनिंग टेक्निक है, इसके जरिए हम इनका नंबर को बचाए रखें, इनका नंबर को हम एनहांस करें। सो कंजर्वेशन, ओवरकम इम्यून रिजेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। अब आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव एंड उसको लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है फ्रॉम अनदर पर्सन। अब वो जो अनदर पर्सन है उसको भी ए पॉजिटिव होना पड़ेगा, दूसरा कोई ग्रुप होगा, तो फिर जो बॉडी है वो उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस तरह का जो इम्यून रिजेक्शन है इनको हम ओवरकम कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन बाय यूजिंग दिस स्टेम सेल टेक्निक्स, बाय यूजिंग दिस क्लोनिंग टेक्निक। आप सिमिलर टाइप के सेल्स को यूज करके आप उसके लिए एक लीवर बना सकते हो एंड उसको आप इम्प्लांट करवा सकते हो टू अवॉइड सच इम्यून रिजेक्शन एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एजिंग एज वेल। सो मेडिकल साइंस में इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। हाउएवर इसमें कुछ कंसर्न भी है, जैसे कि समटाइम्स कहा जाता है कि सुपर ह्यूमन प्रोड्यूस कर सकते हो। अब मान लो आप क्लोनिंग टेक्निक के जरिए आप क्या कर रहे हो, आप अलग अलग जीन्स को एक्यूमुलेट कर रहे हो, आप कुछ सुपर ऐसे जीन्स को कलेक्ट कर रहे हो जो आपको कुछ सुपर पावर दे सकते हैं। सुपर पावर का मतलब मैं सुपर नेचुरल पावर नहीं कह रहा हूँ। सर मान लीजिए आप सम ऑफ द बेस्ट जीन आप कलेक्ट करते हो, समवन इज हैविंग अ जीन जो कि उसको बेटर एथलीट बनाता है, समवन इज हैविंग जीन जो उसको बेटर मस्कुलेचर देता है। सारे अच्छे अच्छे जीन्स को आप कलेक्ट करके एक क्लोन्ड एनिमल में डाल दो एंड वहाँ से अगर आप उस एनिमल को प्रोड्यूस करते हो, हम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, उस ह्यूमन बींग को आप प्रोड्यूस कर सकते हो। सो दैट ह्यूमन बींग विल बी हैविंग ऑल द जीन्स विथ सुपर पावर। सुपर पावर डजंट मीन सुपर नेचुरल पावर, आई एम सेइंग सुपीरियरिटी इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनिंग। तो ऐसे में आप सुपर ह्यूमन को प्रोड्यूस कर सकते हो जो नेचुरल कंपटीशन है उसको एलिमिनेट कर देगा। सो दैट इज अ कंसर्न। हेल्दी ग्रोथ के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मोर ओवर एट टाइम्स देयर सर्टेन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, जैसे कि क्लोनिंग की वजह से जो बर्थ साइज डिफेक्ट है ये देखा जाता है। मोर ओवर कुछ वाइटल ऑर्गन्स, सर लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, इनमें भी कुछ मेल फंक्शनिंग देखे जाते हैं। देयर सर्टेन कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस क्लोनिंग टेक्निक। आर्कटिक वोल्फ के बारे में बता देता हूँ, इसको व्हाइट वोल्फ या पोलर वोल्फ भी कहा जाता है। करंटली ये हाई आर्कटिक टुंड्रा एरिया जो कनाडा का क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है यहाँ पे पाया जाता है। इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है दीज आर लीस्ट कंसर्न्ड, तो एक्सटिंक्शन के कागार पे तो नहीं बोल सकते इनको, लेकिन रिसेंट क्लाइमेट चेंज एंड जो लैंडस्केप चेंज है इसके चलते इनके नंबर में काफ़ी रिडक्शन देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो न्यूज़ है यहाँ पे सेंटर स्टेट टसल एक यहाँ पे देखा गया है, एक टसल यहाँ पे देखा गया है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी पावर मार्केट। इसको जानेंगे हम डिटेल में बेसिकली कि क्या है ये न्यूज़। अब देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन जो इसको आप पढ़ते हो, आप पॉलिटी गवर्नेंस सेक्शन में आप पढ़ते हो इसके बारे में, एक होल बंच ऑफ आपका लिस्ट प्रोवाइड किया गया, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, ये सब आपको पता है, बेसिक्स में आपको पता है। आपको पता होगा जो पावर सेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी पर्टिकुलरली, इसको रखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट में। सो सेंटर एंड स्टेट बोथ आर इक्वली एलिजिबल टू फॉर्म द रेगुलेशंस एंड रूल्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। अब इवेंचुअली यहाँ पे रिसेंटली एक नया सजेशन आया है रिगार्डिंग दिस पावर मार्केट। अब इसको नाम दिया गया है मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म। जानेंगे इसके बारे में ये क्या है। आर्टिकल है इसका इंडियन एक्सप्रेस में, आप देख सकते हो, पावर गेम प्लान टू शिफ्ट to a centralized market in power sector must take into account the concern of all stakeholders। क्या है ये सेंट्रलाइजेशन, क्यों इसको कहा जा रहा है सेंट्रलाइजेशन, इसको हम जानेंगे। एंड बेसिकली इसका जो ओवरऑल स्टोरी है स्टार्ट होता है वन नेशन वन ग्रिड। अब यहाँ से ये स्टार्ट होता है। अब ये बेसिकली है क्या, अब देखिए करंट मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। करंटली क्या है, करंटली जो आपका एक्ट है, जो रूल है,
इट कम्स अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड बेसिकली इसमें सेंटर एंड स्टेट को इक्वल पावर दिया गया है टू कंट्रोल टू रेगुलेट द इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। अब यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, स्टेट लेवल पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, जो बेसिकली स्टेट एंड सेंटर दोनों अलग अलग स्फेयर में काम करते हैं रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। एंड बेसिकली इनका जो फंक्शन है इट इंक्लूड्स रेगुलेटिंग एंड डिटरमाइनिंग द टैरिफ, लाइसेंस इशू करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग एंड एजुडिकेटिंग द डिस्प्यूट्स विद इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे एंटायरली आप देख सकते हैं फेडरल सेटअप है, यहाँ पे सेंटर को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं अपने स्फेयर में एंड स्टेट को अपने स्फेयर में अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं। अब करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, देखिए हर स्टेट जो है ना वो अपने हिसाब से जो पावर जनरेशन कंपनीज है वहाँ से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, मार्केट में डिस्पैच करते हैं एंड वो ऑटोनोमसली अपने हिसाब से काम करते हैं, जो स्टेट टू स्टेट वेरी होता है। लेकिन इसको एक बेसिकली 2020-21 में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के दौरान एक नया इनोवेटिव स्टेप लिया गया था, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस। अब इसको 2021 अक्टूबर में ये स्टेटमेंट आता है, ये एक प्रोग्राम सजेस्ट किया जाता है। बेसिकली इसमें बताया क्या गया है कि ये जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है ना, इसको हमें एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे लाना ज़रूरी है। एक ऑल ओवर द नेशन, ऑल ओवर द कंट्री एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे हमें प्राइसिंग मैकेनिज्म, एक सिंगल ग्रिड कनेक्टिविटी, सिंगल फ्रीक्वेंसी चाहिए। नाउ दिस इज समवॉट इन लाइन विद द इंडियाज करंट प्रोग्रेस रिगार्डिंग द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। अब ये है आपका वन नेशन ना, सुनने में ये काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा है कि ऑल ओवर द कंट्री एक सिंगल यूनिफाइड रेगुलेशन होगा, एक प्राइसिंग मैकेनिज्म होगा जो ऑल ओवर द कंट्री यूनिफाइड होगा, सिंगल ग्रिड कनेक्टिविटी होगा। तो इट साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग, बट देन इसमें कुछ इश्यूज है। अब ये जो पॉलिसी है ना, क्या इशू है इसमें, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म। अब ये है क्या, इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जो पावर मिनिस्ट्री प्लान्स टू सेट अप अ सेंट्रल शेड्यूलिंग एंड पूलिंग सिस्टम that will algorithmically allocate power to an optimal price by prioritizing least cost and most efficient generator, weeding out more expensive one। मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। सपोज मान लीजिए 10 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो पावर सेक्टर में काम करती है, इनका काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। अब हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने अपने अलग अलग डोमेन में ऑटोनोमसली काम करते हैं, करंट जो मैकेनिज्म है। अब कहा गया है कि नहीं, इसको हम बंद करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक बिडिंग मैकेनिज्म लाते हैं। हम क्या करेंगे, जो 10 कंपनी है ना उनको कहेंगे कि एक काम करो, आप बिड लगाओ, आप बताओ कि आप कितना यूनिट एलोकेट कर सकते हो कितने प्राइस में, एंड अकॉर्डिंगली जो सबसे कम कॉस्ट वाला जो बिडिंग होगा उसको हम लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे कि आप पावर डिस्ट्रीब्यूट करो। अब वो जो प्राइसिंग होगा वो ऑल ओवर द कंट्री एप्लीकेबल होगा, ऑल ओवर द कंट्री हम उसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर बात इसका मेन आप कह सकते हो कि मेरिट क्या होगा। मेरिट ये होगा कि जो कस्टमर्स है, जो कंज्यूमर है, से मान लीजिए हाउस होल्ड में हम जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, हमें कम पैसों में, कम प्राइस में आपको पावर मिल जाएगा। दैट इज़ द सिंपल थिंग। लेकिन इसको लेकर कुछ कंसर्न भी है, मैं आपको बताऊंगा आगे। अब इस मैकेनिज्म में ये कहा गया है, चीपेस्ट पावर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विल बी डिस्पैच्ड टू मीट द सिस्टम वाइड डिमांड। The architecture would also lead to uniform clearing price. Seller and buyer will place their bid from the day ahead of market, and an outcome of this will be discovery of market clearing price. This process is expected to generate significant saving for the consumer. Like I said, सबसे कम मैकेनिज्म कॉस्ट वाला जो बीडर होगा उनको लाइसेंस दिया जाएगा कि आप ऑल ओवर द कंट्री आप पावर डिस्ट्रीब्यूट करो उसी प्राइस में जो सबसे कम होगा, एंड अकॉर्डिंगली जो कस्टमर्स होंगे, जो कंज्यूमर्स होंगे, उनको कम पैसे में प्राइस मिलेगा। नाउ दिस साउंड्स गुड, बट इसमें कंसर्न है। कंसर्न क्या है, जैसे कि कुछ कंसर्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो नया सिस्टम है ना, इट इज सम एप्रीहेंशंस रिगार्डिंग द जो स्टेट है। अब क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड होगा, ये पूरा जो सिस्टम है ये एक सेंट्रलाइज तरीके से चलेगा नेशन वाइड यूनिफॉर्मिटी के लिए, यू नो दिस। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो फेडरल सेटअप है ना, फेडरल सेटअप से ये हमारा थोड़ा सा, क्योंकि पावर सेक्टर जो ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्टेट का जो ऑटोनॉमी है उसको छीना जा रहा है, सेंटर जो है वो अपने हाथ में सारी चीज़ें ले रहे हैं। Some analysts have argued that as inefficient plants are likely to adversely impacted by this move, it may impact state generators disproportionately.
तो कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो करंटली लॉस में चल रहे होंगे या इनएफिशिएंट होंगे, अब उनको एडवर्सली इम्पैक्ट होगा इसके चलते। एंड मोर ओवर जो स्टेट जनरेटर्स है उनको इसके चलते उनके खिलाफ ये डिसप्रपोर्शनेट एक स्टेप लिया जाएगा। दिस इज़ अ डेविएशन फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ सिंपल थिंग। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए करंटली जो रिन्यूएबल सेक्टर है, यहाँ पे हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। रिन्यूएबल सेक्टर को अगर आगे प्रोग्रेस करना है तो डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टेट में डिमांड अलग होता है, हर स्टेट का सिनेरियो अलग होता है, जनरेशन कैपेसिटी अलग होती है, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी अलग होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो रिन्यूएबल मार्केट है स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन वेरी करता है। एक स्टेट में आप विंड पावर को जिस तरह जनरेट कर सकते हो, दूसरे स्टेट में हो सकता है आप उसको उस तरह से रेगुलेट, उस तरह से जनरेट ना कर पाओ। सो स्टेट टू स्टेट वेरी होती है, इसीलिए पावर जो रिन्यूएबल सेक्टर है उसको अगर प्रोग्रेस करना है तो डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे इस स्टेप के चलते जो डिसेंट्रलाइज टेंडेंसी है उससे एक डेविएशन देखने को मिल रहा है। इट अफेक्ट द रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको बताया है। द न्यू मॉडल विल नैरो द मल्टीपल ऑप्शंस करेंटली अवेलेबल अंडर द वॉलंटरी मार्केट डिजाइन। अब इसमें होगा क्या, देखिए जो कम्पिटेटिवनेस है, मार्केट कम्पिटेटिवनेस है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बीच में, अब वहाँ पे ये एडवर्सली इफेक्ट करने वाला है। करेंटली जो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप अपने जो भी डिस्कॉम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनको आप ऑप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अब उसमें एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बट इन सब के चलते जो मुझे लगता है कि जो मेजर प्रॉब्लम हमें होने वाली है वो होने वाला है रिन्यूएबल सेक्टर में, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर जो एरिया स्पेसिफिक होता है, डिमांड टाइप ऑफ एनर्जी जो हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो एरिया स्पेसिफिक होता है। एंड दिस मूव इज डेफिनेटली गोइंग टू हर्ट द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। सो दिस इज अबाउट, अब देखना होगा कि यहाँ पे आगे क्या आता है। बट देन एक सिंपल सजेशन हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये रख सकते हैं कि बिफोर टेकिंग सच सेंट्रलाइज्ड स्टेप, जो गवर्नमेंट है इनको सारे जो स्टेक होल्डर्स है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड पावर जनरेटर्स, सबको लेकर बात करना चाहिए, डिस्कस करने चाहिए एंड सुइटेबल सोल्यूशंस निकालने चाहिए। दैट इज समथिंग दैट वी कैन सजेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, अब रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, लासा फीवर के बारे में आपने सुना होगा। नाइजीरिया में जो डेथ टोल है ये 171 तक पहुँच चुका है। अब लासा फीवर क्या है, क्या ये हमारे लिए कोई कंसर्न है, क्या हम एक और पैंडेमिक की तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस न्यूज़ में। तो आप देख सकते हो दुनिया भर के न्यूज़ आउटलेट इंक्लूडिंग अल जजीरा एंड जो लोकल न्यूज़पेपर्स है नाइजीरिया में, वो भी इसको कवर कर रहे हैं। अब कहा गया है कि जो कोविड-19 के से भी ज़्यादा अब ये जो लासा फीवर है इसके चलते डेथ हो रहा है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनसाइड अ नाइजीरियन हॉस्पिटल वार्ड ट्रीटिंग लासा, अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स 1 लाख to 3 लाख पीपल इन वेस्टर्न अफ्रीका एवरी ईयर। सो ये कोई नया न्यूज़ नहीं है। मैं आपको लासा फीवर के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये वेस्टर्न अफ्रीका में पाए जाने वाला एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, फीवर है, जो बेसिकली एक वायरस से ये स्प्रेड होता है। क्या ये दुनिया भर में मिलता है? तो नहीं। देखिए करंटली जो है अकॉर्डिंग टू WHO ये वेस्टर्न अफ्रीका कुछ एरिया, नाइजीरिया, सियरा लियोने, देन लिबेरिया, गिनी, इन एरियाज में ये पाए जाते हैं। दिस इज एंडेमिक टू दिस वेस्टर्न अफ्रीकन एरियाज। अब ये कैसे स्प्रेड होता है? बेसिकली एक जूनोटिक डिजीज है, रैट्स के जरिए ये स्प्रेड होता है। एंड इसका जो डेथ रेट है अकॉर्डिंग टू WHO इट इज़ लो, इट इज़ रादर एट अराउंड 1%। बट रिसेंटली जो डेथ रेट है ये काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। एंड पर्टिकुलरली जो प्रेग्नेंट वीमेन है ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इस डिजीज से। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सेंटर डिजीज ऑफ डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अबाउट 80% ऑफ केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक एंड देयरफॉर रिमेन्स अनडायग्नोज्ड। अब ये भी एक दिक्कत वाली बात है। ये जो डिजीज़ है ये ज़्यादातर केसेस में एसिम्प्टोमेटिक देखा जाता है, नॉर्मली कोई सिम्टम्स देखे नहीं जाते हैं एंड अनडायग्नोज्ड रहता है। एंड इवेंचुअली जो मोर्टिलिटी रेट ठीक हो जाती है, इवेंचुअली जो मोर्टिलिटी रेट है काफ़ी कम है। बट रिसेंटली जो न्यूज़ आ रहा है कि यहाँ पे जो डेथ रेट है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट करीब 18% के आसपास बताया जा रहा है कि डेथ रेट है इन नाइजीरिया। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, ऑल्दो दिस डिजीज इज सेड टू बी एंडेमिक टू द वेस्टर्न अफ्रीका, बट रिसेंटली फरवरी में ही 2022 3 persons were diagnosed with Lassa fever in UK and they all of them died। तो ये भी एक न्यूज़ है जो आपको पता होना चाहिए। ये आउटसाइड अफ्रीका इन यूरोप, इन UK रादर, ये देखा गया है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं
ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, एंड जूनोटिक डिजीज़ आपको पता है ये किसी एनिमल सोर्स के जरिए स्प्रेड होता है। कोविड-19 इटसेल्फ इज अ जूनोटिक डिजीज़, जो एक एनिमल सोर्स से ये स्प्रेड हुआ है। A person can be infected if they come in contact with household items of food that is contaminated with urine or feces of infected rat. So it is a zoonotic disease. Moreover, पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर बॉडी फ्लूइड के जरिए, जैसे कि म्यूकस हो गया या आई या नोज या माउथ के जरिए जो म्यूकस सीक्रेट होता है वहाँ से अगर बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आए तो भी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो सकता है। एंड इनफैक्ट जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है जो हेल्थ केयर सेटिंग है लाइक हॉस्पिटल, यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है। सिम्टम्स ज़्यादातर केसेस में लाइक मैंने बताया आपको कि एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम है जैसे कि स्लाइट फीवरिश होगा, फैटिक, वीकनेस, हेडेक, ये सारे कुछ माइल्ड सिम्टम्स है। सीरियस सिम्टम अगर बताए तो ये एक हेमोरेजिक फीवर है। सो ऑफ कोर्स हेमोरेज के चलते ब्लीडिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वोमिटिंग, फेशियल स्वेलिंग, चेस्ट में पेन होना, ये सारी चीज़ें जो है ये कॉमन है। डेथ कैन ऑकर फ्रॉम 2 वीक from the onset of symptom, usually as a result of multi-organ failure. So hemorrhage, organ damage होता है and eventually जो person है dies. क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? Yes, जैसे कि मैंने आपको बताया है it is a viral disease, so antiviral drug ribavirin जो है it is a effective treatment if given during the early stage. क्या हमारे लिए ये कंसर्न की बात है? As of now इंडिया में लासा फीवर का कोई भी केस पाया नहीं गया है, अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। सो एज ऑफ नाउ ये हमारे लिए कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि रिसेंटली ही यूके में इसके केसेस देखे गए हैं तो डेफिनेट सी बात है हमें इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना ज़रूरी है। इनफैक्ट कोई भी जूनोटिक डिजीज़ है उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू इंस्पिरेशन IAS, click that subscribe button, hit that bell icon. Thank you very much. Thanks a lot.